नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए RCET एग्जाम के 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं जिनके आने का चांस आपके आने वाले RCET एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। और आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को पूरा पढ़ लेते हो तो आप अपने आने वाले RCET एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, कंप्यूटर की टोटल 4 पीढ़ियां होती है। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया था और लास्ट और अंतिम चतुर्थ पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, हमारे पास इस प्रश्न में पूछा है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों, वो हमारे पास में पीढ़ी थी द्वितीय पीढ़ी, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर के दो ही उदाहरण होते हैं, पहला है करेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। और दोस्तों, आपको बता दूं, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो कि पुराने जमाने में यूज होते थे, जिनको प्रिंट करते वक्त क्या होता था, उनमें शोर शराबा है वो बहुत ज्यादा होता था। तो दोस्तों, हमारे पास में इस प्रश्न में पूछा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए, हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है करेक्टर प्रिंटर। तो आपको मैंने कहा था करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। यानी कि दोस्तों, ये तो दो ऑप्शन नहीं हो सकते। उसी के आगे सी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों। दोस्तों, ये भी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, आपको मैंने पहले बताया था। और दोस्तों, इनमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये सभी के सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती क्या है। दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जहां से हम अपनी कोई भी चीज ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है फ्लिपकार्ट, और वहीं ऑप्शन बी है स्नैपडील, और वहीं ऑप्शन डी है जबोंग। तो दोस्तों, ये तीनों की तीनों वेबसाइटें क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइटें हैं, ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं। और दोस्तों, वहीं हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सी है फेसबुक, ये हमारे पास में ई कॉमर्स वेबसाइट ना होकर के सोशल मीडिया ऐप है। यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण हमारे पास में फेसबुक नहीं होगा। यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, एक वेब पेज में www.uniquecaroli.com-about.php में about.php किसको इंगित करता है। यानी कि दोस्तों, आपको about.php के बारे में बताना है कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, फाइल का नाम है। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे इंटरनेट के SMS की तरह जाना जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में ऐप है जो कि इंटरनेट के SMS की तरह जाना जाता है, उस ऐप का नाम है ट्विटर। और दोस्तों, इसे माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप का भी उदाहरण देते हैं। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बार में स्टार्ट बटन होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसमें नीचे की ओर टास्क बार होता है, और उस टास्क बार में विंडोज का निशान होता है जिसे बोलते हैं स्टार्ट बटन। दोस्तों, आप इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपने मेनू में जा सकते हो, फाइल को खोल सकते हो, कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो, रिस्टार्ट भी कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, स्टार्ट बटन जो है वो कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन में टास्क बार में होता है। तो इस प्रकार से छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। यानी कि दोस्तों, जब आप MS वर्ड चला रहे होते हो और कोई टाइपिंग कर रहे होते हो, तो यदि आपने एक लाइन में टाइपिंग कर दी तो जो दूसरी लाइन आएगी टाइपिंग की, इन दोनों के मध्य जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी होगी, वो होती है दोस्तों 1.15 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों, सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, किसी कठिन प्रक्रिया की कार्यविधि को स्टेप बाय स्टेप समझाने का सबसे बड़ा साधन क्या है। दोस्तों, मानिए आपके पास में कई विद्यार्थी हैं जिनके अलग अलग परसेंटेज हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, इनके परसेंटेज को MS एक्सेल में प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों, आप इतनी बड़ी कठिन प्रक्रिया को MS एक्सेल में कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, MS एक्सेल के अंदर फ्लो चार्ट का उपयोग करना होगा। इससे आप सभी परसेंटेज है वो MS एक्सेल के अंदर बता सकते हो। यानी कि 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में बदलने हेतु किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप MS एक्सेल के अंदर कोई एक शब्द लिख रहे हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ एप्पल। दोस्तों, आपको एप्पल है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। और दोस्तों, अब आपको क्या करना है, MS एक्सेल से किसी एक फंक्शन का उपयोग करके इन सभी लेटर्स को कैपिटल में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, MS एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है अपर, उसका यूज करोगे, जिससे जो सभी लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर में बदल जाएंगे। यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, चार्ट में डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो चार्ट है वो MS एक्सेल के अंदर ही बनती है और चार्ट के अंदर जो डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू है वो डाटा लेबल्स कहलाती है। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, पावर पॉइंट में फाइल बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि दोस्तों आप कंप्यूटर के अंदर MS पावर पॉइंट खोल के बैठे हो और कई स्लाइडों की एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो और दोस्तों आपको किसी ने कह दिया कि फटाफट यूट्यूब खोलिए और इस MS पावर पॉइंट को फटाफट बंद कीजिए। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप फटाफट से कीबोर्ड पर Ctrl+W है वो दबाओगे और आपका जो MS पावर पॉइंट है वो बंद हो जाएगा और डेस्कटॉप स्क्रीन है वो आ जाएगी। इसके बाद अपना जो YouTube है वो खोल सकते हो। यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, DBMS के निम्न में से क्या लाभ हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि DBMS होता क्या है। दोस्तों DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके डेटा को मैनेज करे। दोस्तों ये जो हमारे पास में DBMS है ये हमारे डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखता है और ये कम लागत का है और इससे हमारे समय की बचत है वो भी होती है। देख सकते हैं पहला ऑप्शन ए दिया गया है, DBMS की लागत अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि DBMS का उपयोग करके हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन है, DBMS डेवलपमेंट समय को कम करता है, यानी कि दोस्तों आपके समय को भी बचाता है। आगे हमारे पास में सी ऑप्शन दिया गया है, DBMS प्रयोग में आसान और सरल है, यानी कि दोस्तों ये सभी के सभी DBMS के लाभ हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा आप MS आउटलुक में नई ईमेल की रचना कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको MS आउटलुक के अंदर एक नया ईमेल क्रिएट करना है तो आपको कीबोर्ड में Ctrl+Shift+M कुंजी दबानी होगी। इससे आपका जो नया ईमेल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में सिर्फ देखने और स्पर्श करके लॉगिन करने वाली सुविधा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार की विंडोज होती है, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10। आपसे पूछा गया है कि विंडोज 10 में सिर्फ देखने और स्पर्श करके लॉगिन करने वाली जो सुविधा है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उस सुविधा को कहते हैं विंडोज हेलो, यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि फायरवॉल क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो फायरवॉल है वो बाहरी आक्रमणों से बचाता है और जो हैकर होते हैं उनसे भी बचाता है। दोस्तों ये जो फायरवॉल है वो 3 तरह का होता है, पहला प्रॉक्सी फायरवॉल, दूसरा स्टेटफुल फायरवॉल, तीसरा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। दोस्तों चौथी प्रकार का कोई भी फायरवॉल नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो फायरवॉल का एग्जाम्पल नहीं है वो नहीं है पर्सनलाइज्ड फायरवॉल, यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, LAN का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों आपको लेन की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था। तो दोस्तों पुराने जमाने में जो शुरुआती कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन ही था। ये जो दोस्तों हमारे पास में एनालिटिकल इंजन है वो सामान्य गणनाएं करता था, जैसे कि भाग, गुणा, जोड़, घटाव। दोस्तों ये जो हमारे पास में इंजन है वो बनाया था सर चार्ल्स बेबेज ने, जिसे कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। तो दोस्तों 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन है, CDC 6600 एक मेनफ्रेम कंप्यूटर है। नहीं दोस्तों, CDC 6600 ये हमारे पास में एक सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों पहला कथन है वो बिल्कुल ही गलत है। आगे हमें दूसरा कथन दिया गया है, Ctrl+Alt कीज को टॉगल कीज कहा जाता है। दोस्तों इन्हें टॉगल कीज नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से दूसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपको बता दूं कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज भी होती है, तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, G2C का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले समझना होगा कि G2C का मतलब क्या होता है। दोस्तों G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू कस्टमर, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट की एक ऐसी सेवा जो कस्टमर को मिले। ई मित्रा जो है वो गवर्नमेंट की एक ऐसा सेवा है जो कि कस्टमर को मिलती है। उसी प्रकार से पासपोर्ट सेवा परियोजना ये भी क्या है, गवर्नमेंट की सेवा है जो कि कस्टमर को मिलती है। उसी प्रकार से आधार कार्ड, दोस्तों आपको पता होगा कि अब आधार कार्ड गवर्नमेंट हर व्यक्ति का बनाना चाहती है, यानी कि ये भी G2C का प्रकार है। लेकिन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या है, ये G2C का प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार से 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, वेब 2.0 समुदाय का हिस्सा कौन सी वेबसाइट है।
तो दोस्तों वो हमारे पास में वेबसाइट है, उसका नाम है डायनेमिक वेबसाइट, यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है, यानी कि दोस्तों यूट्यूब को किसने बनाया, तो दोस्तों यूट्यूब को बनाया गूगल ने, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि GUI का उदाहरण नहीं है। देखिए हमारे पास में पहला ऑप्शन दिया गया है विंडोज 8.1, तो दोस्तों ये क्या है, GUI का एग्जाम्पल होता है। और वहीं मैक और विंडोज विस्टा, तो ये भी क्या होते हैं, GUI के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी दिया गया है यूनिक्स, दोस्तों जो यूनिक्स है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारे पास में GUI का एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसमें का, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में रिस्टोर डाउन का बटन कौन सी बार में होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि MS वर्ड 2010 के अंदर जो टास्क बार होता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे की ओर होता है, और वहीं जो टाइटल बार होता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग में होता है, यानी कि यहाँ पे हो गया टाइटल बार और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, टास्क बार। तो दोस्तों जो हमारे पास में रिस्टोर डाउन का बटन होता है वो होता है MS वर्ड के अंदर टाइटल बार के अंदर, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में किसी पेज के चारों ओर बॉर्डर अप्लाई करने का ऑप्शन किस टैब में होता है। यानी कि दोस्तों आपको MS वर्ड के अंदर कोई एक पेज लेना है जिसका अलग अलग टाइप हो, यानी कि वो लैंडस्केप पेज भी हो और पोर्ट्रेट पेज भी हो, तो दोस्तों उसको आप क्या कहते हो, उसे कहते हो पेज ओरिएंटेशन या पेज लेआउट। तो दोस्तों 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेज लेआउट। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 में कितने समय बाद ऑटो सेव होता है। यानी कि दोस्तों आप कंप्यूटर के अंदर MS एक्सेल खोल के बैठे हो और आपने कोई एक वर्कशीट बनाई है, दोस्तों वो जो वर्कशीट है वो आपने बना दी और आप किसी और दूसरे काम पे चले गए, उस कंप्यूटर को छोड़ दिया, तो दोस्तों वो जो फाइल है वो आपकी ऑटो सेव हो जाएगी। कितने मिनट बाद में होगी, 10 मिनट बाद में। दोस्तों जब आप 10 मिनट बाद देखोगे तो वो अपने आप फाइल सेव हुई मिलेगी, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप MS एक्सेल खोल के बैठे हो और उसमें जो सेल होती है वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती है, जैसे कि ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये हमारे पास में वर्टिकल लाइन होगी। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिड लाइन, यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन ए दिया गया है, MS पावर पॉइंट में अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप जब MS पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसमें जो अलग अलग स्लाइडें हैं तो उसमें आप अलग अलग ऑडियो है वो इंसर्ट कर सकते हो, तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। और वहीं हमारे पास में बी ऑप्शन दिया गया है, पावर पॉइंट MS ऑफिस का ही भाग है। यानी कि दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है वो MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ही भाग होता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट कथन है। आगे हमारे पास में सी ऑप्शन दिया गया है, MS पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट के ऊपर हाइपर लिंक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही कथन है। तो इस प्रकार से 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य हैं। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, डेटाबेस के व्यापक स्वरूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डेटाबेस ऐप है वो है हमारे पास में MS एक्सेस, और दोस्तों डेटाबेस के व्यापक स्वरूप को कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं दोस्तों, स्कीमा, यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, MS आउटलुक में यदि यूजर 2 या 2 से अधिक ईमेल एक संदेश की तरह भेजना चाहता है तो किस की का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको एक ही संदेश कई व्यक्तियों को भेजना है तो आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे, दोस्तों आप कंट्रोल कुंजी का उपयोग करेंगे MS आउटलुक के अंदर, यानी कि 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में क्लाउड आधारित व्यवस्था कौन सी है। तो दोस्तों मैंने आपको सामान्य तौर पर बताया है कि क्लाउड स्टोरेज के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। दोस्तों गूगल ड्राइव जो है वो विंडोज 8 के अंदर चलता है और विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव चलता है। तो इस प्रकार से विंडोज 8 में जो क्लाउड आधारित व्यवस्था है वो है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो इस प्रकार से 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में किस ऑप्शन द्वारा यूजर इच्छा अनुसार डेस्कटॉप बैकग्राउंड में मनपसंद पिक्चर लगा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 दे दी गई और अब आपको विंडोज 10 की जो स्क्रीन है उस पर अपनी मनपसंद थीम लगानी है, तो आप किस ऑप्शन द्वारा लगाएंगे, आप अपनी मनपसंद थीम लगाएंगे अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन सेटिंग पर क्लिक करके।
यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से नेटवर्किंग के लेयर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नेटवर्किंग के लेयर होते हैं हमारे पास में ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, नेटवर्किंग के लेयर हैं। तो इस प्रकार से 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। दोस्तों MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग ही होता है, यानी कि ये बिल्कुल ही सही विकल्प नहीं है। इसी के आगे हमारे पास में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। नहीं दोस्तों, रेम जो होती है वो एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम एक प्रकार की क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट कथन है। देखते हैं हमारे पास में जो डी ऑप्शन दिया गया है, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक ऐप वेब आधारित चैट सेवा का उदाहरण नहीं है। यानी कि दोस्तों आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना है जो कि ना तो चैटिंग करवाता हो और ना ही वॉइस कॉल करवाता हो और ना ही वीडियो कॉल करवाता हो। देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी है, मैसेंजर। दोस्तों मैसेंजर पर वीडियो कॉल भी होती है, वॉइस कॉल भी होती है और चैटिंग भी होती है। और वहीं स्काइप और गूगल हैंगआउट पर भी क्या होती है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और चैटिंग होती है। यानी कि इन तीनों के तीनों ऐप में क्या होती है, वेब आधारित चैट सेवा होती है। लेकिन टीम व्यूवर ऐप के अंदर ना तो कोई चैटिंग होती है, ना वॉइस कॉल होती है और ना ही वीडियो कॉल होती है। यानी कि ये हमारे पास में एक ऐसा ऐप है जो कि वेब आधारित चैट सेवा का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि आपको गलत कथन का चयन करना है। हमारे पास में पहला कथन ए है, रिसोर्स मैनेजमेंट तथा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास में बिल्कुल सत्य कथन है। और वहीं बी कथन दिया गया है, विंडोज 10 डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही कथन है। और वहीं हमारे पास में डी कथन दिया गया है, विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, चाहे विंडोज कोई भी हो, वो हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट होता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। तो अब हमारे पास में बचा कथन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास में बिल्कुल ही असत्य कथन होगा। देखिए लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के की कॉम्बिनेशन तथा मेन्यू द्वारा कंप्यूटर को रिबूट करना कोल्ड बूट कहलाता है। नहीं दोस्तों, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है। ये सब चीजें कंप्यूटर को करना कोल्ड बूट नहीं कहलाता। यानी कि सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके आने वाले RSCT एग्जाम को देखते हुए नए सिलेबस के अनुसार एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया, जिसमें टोटल 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करो, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जिसका आने वाला RSCT एग्जाम होने वाला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसकी हेल्प है वो भी हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।